गुड मॉर्निंग एवरीवन, बाला दिस साइड और आप देख रहे हैं दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल का यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि हमारे सब्जेक्ट का कोड है 201 यानी कि हिंदी से हम आज पहले लेसन के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो लेसन है, लेसन का नाम है बहादुर। और ये जो बहादुर की जो कहानी है, हम बहुत ज़्यादा इसको लंबा नहीं बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू बुक हम इसको लेके जाएंगे और बहुत जल्दी हम इसको शॉर्ट टाइम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बहादुर जो कहानी है वो एक 13 वर्षीय एक किशोर की कहानी है, जो कि अपने गांव से भागकर शहर आ जाता है काम की तलाश में। और फिर एक दिन वो उस घर से भी भाग के चला जाता है जहाँ पर वो काम की तलाश में आया हुआ होता है। कहानी को इसी के ऊपर रचा गया है कि ऐसा वो क्यों करता है कि वो उस घर को भी छोड़ के चला जाता है जहाँ पर वो काम की तलाश में आया हुआ होता है। कहानी का नाम बहादुर क्यों रखा गया है? क्योंकि जो पूरी कहानी है, वो पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा जो कहानी घूमती है वो इस बहादुर नाम के बच्चे के आसपास घूमती है, इसलिए इस कहानी का शीर्षक जो है वो बहादुर रखा गया है। अब चलते हैं आगे। बहादुर जो है वो 13 वर्षीय एक किशोर है, जो नेपाल और बिहार की सीमा के पास में बसे हुए एक गाँव में रहता है। युद्ध में उसके पिताजी जो होते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद उसकी माताजी जो होती है वो अकेले ही घर को पाल पोस या संभाल रही होती है। उसकी माँ चाहती है कि बहादुर घर के काम काजों में हाथ बटाए, लेकिन बहादुर उसके विपरीत कभी जंगल में जाता है, कभी खेल कूद में बिजी रहता है, और ज़्यादातर अपना वक्त जंगलों में और जानवरों के साथ में खेलते कूदते बिताता है। कभी वो जंगल में पेड़ पे चढ़ जाता है, पक्षियों के अंडों को हाथों में ले लेता है, कभी वो फूल पत्तियां तोड़ खाता है, कभी वो अपना पूरा दिन घर से बाहर ही बिताता है। इसीलिए उसकी माँ जो होती है वो उसे उकड़ी भी रहती है और उसको बात बात पर पीटती रहती है। एक दिन बहादुर जो अपनी गाय को जंगल में चराने के लिए लेके गया हुआ होता है, उसी दौरान जंगल में गाय के कुछ हरकत करने पर बहादुर उसको बहुत ज़्यादा पीट देता है। गाय डरी हुई, सहमी हुई और भगती हुई उसकी मालिकिन यानी कि बहादुर की माँ के पास जाती है और वहाँ पे कर्राने लग जाती है। उसकी माँ का जो दिमाग होता है वो खनक जाता है, भेजा खनक जाता है, और वो सोचती है कि बेमतलब में कोई जानवर जो है वो ऐसे भगकर चारा छोड़कर या खाने का सामान छोड़कर मेरे पास में नहीं आएगा। उसकी माँ का दिमाग खराब हो जाता है और बहादुर के आने का वेट करने लग जाती है। जब बहादुर घर आता है तो माध्यमिक अनुमान लगाकर बहादुर की दोगुनी पिटाई कर देती है, जिससे बहादुर घर से भाग जाता है। यहीं पर बहादुर का जो कलेजा होता है, जो उसका दिल होता है, वो उसकी माँ से फट चुका होता है। वो अपनी माँ से एक समझ लो कि परेशान हो जाता है और वो अपनी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। पूरी रात जंगल में बिताने के बाद वो चुपचाप घर आता है, घर के अंदर घुसता है, और घर के अंदर घुसने के बाद जहाँ पर उसकी माताजी ने पैसों को संभाल के रखा हुआ होता है, यानी कि घी की हांडी के अंदर उसकी माँ ने पैसों को संभाल के रखा हुआ होता है, वहाँ से बहादुर 2 रुपये उठाता है और 2 रुपये लेके वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। यहीं पर जो पात्र है, कहानी को बताने वाला जो एक मेन पात्र है इसमें, जो पूरी कहानी जिसके घर में, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि जिसके घर में जाता है वहाँ से भी भाग जाता है, उसके साले साहब को वो लड़का यानी कि जिसका नाम बहादुर है, जो 13 वर्षीय किशोर है, वो बहादुर उसको बस स्टैंड पे मिलता है, जहाँ से गोरखपुर को जाने वाली बसें मिलती हैं। उस बस स्टैंड पे वो मिल जाता है। कहानी के अंदर मेनली 4 पात्रों का जिक्र किया गया है। इन 4 पात्रों में सबसे पहला है बहादुर, दूसरा तो इस कहानी को बता रहा है, तीसरा कहानी को बताने वाले का साला, और चौथा उसकी जो कहानी को बता रहा है उसकी वाइफ, जिसका नाम है निर्मला, और निर्मला का एक पुत्र जिसका नाम किशोर है। इन 4 पात्रों के आसपास पूरी कहानी को गढ़ा गया है। बहादुर को बस स्टैंड से घर पे लेके आ जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर एक नौकर की जरूरत होती है। निर्मला और जो पात्र है, निर्मला जो एक पात्र है जो पूरी कहानी को बता रहा है, वो कुछ वक्त पहले उस एक शादी में गए हुए होते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि नौकरों का आनंद क्या होता है। अगर घर के अंदर नौकर होते हैं तो नौकरों के होने से क्या फायदा होता है, ये उनको पता चलता है। जिससे निर्मला शादी से आने के बाद में सिर्फ नौकरों का ही गुण गाने में लगी हुई थी, और बात बात पर ये बताने लगी थी कि नौकर उन्हीं के भाग्य में होते हैं जो किसी दूसरी दुनिया से आए हुए होते हैं, हमारे भाग्य में नौकर नहीं है। वो इस बात से ये जताना चाहती थी कि मुझे भी नौकर की जरूरत है, और इसीलिए निर्मला के भाई साहब उस बच्चे को जो 13 वर्षीय किशोर था और नौकरी की तलाश में वहां से भाग चुका था, उसको घर पे ले आते हैं। बहादुर को घर पे लाते हैं। बहादुर जो है
जैसे मैंने बताया 13 वर्षीय किशोर है, ठिगना सा है और उसका जो चेहरा है वो खिला खिला सा उसका चेहरा है। उसने उस समय एक टी शर्ट पहनी हुई होती है और एक स्काउट की तरह गले में उसने एक रुमाल बांधा हुआ होता है, जैसे नॉर्मली स्काउट बांधते हैं। इस तरीके से उसने रुमाल बांधा हुआ हो, सारे लोग उसको घेर कर खड़े हुए होते हैं और वहां पर निर्मला एक अपना पंच होने का रोल निभा रही होती है, यानी कि निर्मला एक पंच की तरह ये देख रही होती है कि उसको रखना है या नहीं रखना है। फाइनली बहादुर को काम के लिए रख लिया जाता है। बहादुर जो होता है वो बहुत ही मेहनती होता है। कुछ ही दिन काम करने के बाद में वो पूरे परिवार का जो होता है वो दिल अपने काम से जीत लेता है और बहुत ईमानदारी से अपना काम करता है। शुरुआती दिनों में उसकी पूरे परिवार को चिंता होती है और सारे के सारा जो परिवार होता है वो उसको दुलार रहा होता है। जैसे घर में कोई जानवर ले आए हों, छोटा सा कोई कबूतर ले आए हों या कोई खरगोश का बच्चा घर के अंदर आ जाए, इसी प्रकार का माहौल पूरे घर के अंदर होता है। कॉलोनी के जो बच्चे होते हैं वो भी घर के अंदर समय समय पर आ जाया करते हैं और बहादुर से तरह तरह के सवाल जो होते हैं वो पूछा करते हैं, जैसे कि तूने शेर देखा है क्या, तेरे यहाँ पर छिपकली को क्या कहते हैं। इस तरीके के कुछ सवाल पूछते हैं और जोर जोर से हंसी उड़ाने लग जाते हैं। का जवाब बहादुर भी बहुत सादगी से देता है और उसे भी गुस्सा नहीं आता है। पूरा जो परिवार है वो उसके खाने की और उसके सोने की फिक्र करता है। वहीं पर निर्मला जो होती है वो निर्मला भी उसकी बहुत फिक्र करती है और निर्मला दिखावे के लिए निर्मला भी बरामदे पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है कि ए बहादुर, जल्दी से आ जा, अपना नाश्ता कर ले। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो अपने नौकरों को तल्ली भूनते हैं। हम तो नौकरों को भली भांति रखते हैं जैसे घर का लड़का होता है, हम इसी तरीके से नौकरों को रखते हैं। इस प्रकार निर्मला जो होती है वो पूरी कॉलोनी में अपनी बात को फैला रही होती है या कह ले कि बता रही होती है। धीरे धीरे बहादुर घर के सारे ही कामों में अपना हाथ बटाने लग गया था, या कह लो कि घर के सारे काम करता था। वो सुबह सुबह नीम के पेड़ पर चढ़ जाता और वहां से दातून को तोड़कर ले आता, जिस पर निर्मला जोर से चिल्ला के कहती कि ए रिच बंदर की जाति, नीचे आ जा, गिर जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। बहादुर सारे कमरों की सफाई करता, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, चाय बनाता और चाय पिलाता। साथ ही बहादुर अंगीठी जलाने का भी काम करता था। धीरे धीरे बहादुर ने सारे कामों को संभाल लिया था। बहादुर रसोई में हाथ बटाने के लिए भी जिद करता था। निर्मला को भी उसकी बहुत फिक्र होती थी। निर्मला उस वक्त कुछ बीमार चल रही थी और वो कुछ दवाइयों का भी इस्तेमाल कर रही थी। अगर बहादुर उसको देखता था कि निर्मला कुछ काम कर रही है तो वो निर्मला को मना कर देता था कि माता जी आप ऐसा ना करो, तकलीफ बढ़ जाए। निर्मला को दवाई की आवश्यकता होती थी तो वो बहुत तेजी से बंदरों की तरह जाता और दवाई को भाग कर ले आता। वाचक बोलता है कि मेरे दफ्तर से आने के बाद एक एक करके सभी परिवार के लोग मेरे कमरे में आते और अपने पूरे दिन भर का हाल बताते। ऐसे ही बहादुर भी कमरे के अंदर आता और वो बताता कि आज मैम साहब की सहेली आया था, या जो किशोर है, किशोर भैया सिनेमा देखने गया था, और जोर जोर से हंसने लग जाता जैसे कि उसने पता नहीं कौन सी बहुत अच्छी बात बोल दी हो। इस पर वाचक बोलते हैं कि मेरा मन उससे बात करने को करता लेकिन मैं उससे बात नहीं करता, दूसरी तरफ देखने लग जाता। शायद वाचक ये सोचता कि वो सर पे ना चढ़ जाए। निर्मला कई बार बहादुर से पूछती कि बहादुर तुझे तेरी माँ की याद आती है, जिस पर बहादुर का जवाब होता था कि नहीं आती। फिर निर्मला पूछती कि क्यों नहीं आती, जिसमें बहादुर बोलता था कि वो मारती क्यों था, क्योंकि वो एक नेपाली है और इसीलिए वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। निर्मला पूछती तो फिर तू क्यों बोलता है कि पैसे मेरी माँ को भेज देना। इस पर बहादुर बोलता है कि माँ बाप का कर्ज तो जीवन भर रहता है, और ऐसा बोल के जोर जोर से हंसने लग जाता। निर्मला ने उसे एक फटी पुरानी दरी दे दी थी और वो चादर भी अपने घर से लेके आया हुआ था। सारा काम हो जाने के बाद में वो एक कोने पर पड़ी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछा लेता था और वहां बैठ जाया करता था। फिर बहादुर अपनी जेब से एक टोपी निकालता जो साइड से तिरछी हुआ करती थी और उसको अपने सर पे पहन लेता। इसके बाद अपनी जेब से एक आईना निकालता और बंदरों की तरह अपना मुंह उस आईने में देखते रहता था। थोड़ी देर बाद उसकी उस बसखट पर और भी कई सारे खिलौने की महफिल सजती, जिसमें कुछ ताश की गड्डियां, गोलियां, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड
और एक कागज की नाव, जिनसे वो कुछ देर तक खेलता और उसके बाद उनको साइड में कर देता। फिर वो उस बसखट पर लेट जाता और कुछ गाना गाने लग जाता। उन गानों का अर्थ समझ में नहीं आता था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कि उन पहाड़ की शांति में कोई अपना किसी को बुला रहा हो। दिन मजे में बीत रहे थे। बरसात आई और बरसात चली गई। अब वाचक को भी अपने ऊपर गर्व सा होने लग गया था। वाचक बताता है कि वो कई बार कॉलोनी वालों को सुना चुका था कि जिसके पास में जिगरा होता है वो ही नौकरों को रख पाता है। निर्मला भी उसी प्रकार का स्वांग पूरी कॉलोनी में रच के आया करती थी। वो भी दूसरों के घरों में जाके बोलती थी कि मेरे पति तो मुझे पहले ही कह चुके थे कि तेरे लिए मैं कहीं से भी एक नौकर लेके आऊंगा, तो देखो वो नौकर को ले आए। निर्मला कहती है कि किशोर के पापा ने तो उसी दिन कह दिया था कि बेशक 150 रुपए माहवारी यानी कि 1 महीने में लग जाए तो भी कोई बात नहीं, पैसे कमाए किसके लिए जाते हैं। और इस प्रकार वो लोगों को सुनाने का काम करती थी। निसंदेह बहादुर की वजह से सभी को बहुत आराम मिल रहा था और बहादुर भी अपना काम बहुत मन लगाकर करता था। लेकिन अब बहादुर के ऊपर काम का प्रेशर बढ़ने लग गया था। छोटे छोटे काम दिए जाने लग गए थे, जैसे मेरी पेंसिल गिर गई है नीचे, वो उठा के दे दे, या मुझे एक गिलास पानी दे दे। कई बार बहुत सारे कामों को एक साथ आ जाने पर बहादुर कामों में गड़बड़ियां कर दिया करता था, जिससे बहादुर की पिटाई हो जाया करती थी। निर्मला का जो बेटा था जिसका नाम किशोर था, वो बहादुर को अपने दबाव में रखना चाहता था। वो बहुत शौकीन हुआ करता था। उसने बहादुर को कुछ काम दिए हुए थे, जिसमें रोज साइकिल की सफाई करना, रोज कपड़ों को धोना और कपड़ों के ऊपर इस्त्री करना, जूतों की पॉलिश करना। कुछ इस प्रकार के काम उसने बहादुर को दे दिए थे। और इतने सारे काम होने के बाद बहादुर से कई बार गड़बड़ियां हो जाया करती थी, जिसमें किशोर उसको पीट दिया करता था। किशोर उसको भद्दी भद्दी गालियां भी देता था और अपना हुक्म चलाता था और कहता था कि मेरा काम देख पहले हो जाना चाहिए, वरना तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगा। पिटने के बाद बहादुर चुपचाप अपना काम दोबारा से करने लग जाता था और रोग आके शांत हो जाया करता था। एक दिन वाचक जब अपने ऑफिस से घर पहुंचता है तो देखता है कि बहादुर को किशोर पीट रहा होता है और निर्मला उसको छुटा रही होती है। इस पर वाचक निर्मला से पूछता है कि क्या हुआ। निर्मला बताती है कि इसने आज साइकिल को साफ नहीं किया था। बहादुर से पूछा जाता है कि तूने साइकिल को क्यों नहीं साफ किया। बहादुर बताता है कि साहब ये मेरे बाप को बीच में क्यों लाया। वाचक बताता है कि ऐसे तो मैं जानता था कि मेरा बेटा किशोर जो है वो बहुत ज्यादा भद्दी भद्दी गालियां देता है और बहादुर को बहुत ज्यादा मारता भी है, लेकिन आज उसने बहादुर को उसके बाप की गाली दे दी थी, जिसमें उसने उसे सुअर का बच्चा बोल दिया था। वाचक बोलता है कि मेरा मन हुआ कि मैं किशोर को डांटूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक हाथ से ताली कहां बजती है और दोनों ही बहादुर ने भी कुछ ना कुछ शैतानी जरूर की होगी, इसलिए किशोर ने उसको मारा होगा। मैंने बहादुर को चेतावनी दी कि देखो बहादुर, काम से पीछे नहीं हटते हैं और काम चोरी नहीं करती। हम और लोगों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है जो अपने लोगों का ख्याल नहीं रखते हैं, और तुम यहाँ पर अगर अच्छे से काम करोगे तो पढ़ने लिखने और सारी चीजों का सलीका सीख जाओ। वाचक बहादुर को कहता है कि देखो मुझे ये रूठना मनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम इस घर के लड़के की तरह हो, इसीलिए इस तरीके की हरकतों को मत किया करो। बहादुर पिट चुका होता है, वो एक कोने पर जाके खड़ा हो जाता है और उसके बाद अब मुंह धो के अपने काम को करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वापस उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है और दोबारा से वो खिलखिलाने लग जाता है। कुछ दिनों बाद और भी कुछ गड़बड़ियां होनी शुरू हो गई। निर्मला एक दिन अपनी एक सहेली के घर जाती है, जहां पर उसकी सहेली उसको एक सुझाव देती है कि नौकरों को अपने हाथों से बनी हुई पतली पतली रोटियां नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि महीन खाने से उनकी आदत जो होती है वो बिगड़ जाती है। निर्मला को भी ये उपाय बहुत ज्यादा अच्छा लगा और निर्मला ने उसी रात सोचा कि मैं आज ही इसको अपनाऊंगी। निर्मला घर आती है, सबके लिए रोटी बनाती है, लेकिन बहादुर के लिए रोटी नहीं बनाती है। जहां पर बहादुर को वो बोलती है कि अपनी रोटी तू खुद बना। बहादुर रोने लग जाता है, बहादुर अपनी रोटी नहीं बनाता है। निर्मला बोलती है कि तू क्या अपने आप को इस घर का लड़का समझता है, जो मैं तेरे लिए भी रोटी बनाऊं तो अपनी माँ की तरह मेरे से जिद करता है कि मैं तेरे लिए रोटी बनाऊं। चुपचाप अपनी रोटी बना ले, वरना भूखा ही सो जाइयो। साथ ही वो उसके सर पे भी एक हाथ मार देती है और कहती है कि चुपचाप रोटी बना ले, वरना तेरा मुंह रंग दूंगी। बहादुर रोटी नहीं बनाता है
और वो रोते रोते सो जाता है। लेकिन अगली सुबह बहादुर उठता है और सबसे पहले उठकर वो अपने बासी आटे से रोटी को बनाता है और कल रात की रखी हुई सब्जी के साथ में वो अब रोटी को खाता है। बहादुर अपनी टेढ़ी मेढ़ी गोल रोटी और भत्ती सी रोटियों को देखकर बहुत ज्यादा खिलखिलाता है और हंसते हंसते उस रोटी को खा लेता है। लेकिन अब इस वजह से निर्मला का हाथ भी खुल चुका था और निर्मला भी बात बात पर बहादुर को पीटना चालू कर चुकी थी। अब वो एक ही गलती के लिए दोनों लोगों से मार खा जाया करता था। एक बार उसको किशोर मार दिया करता था और दूसरी बार उसी गलती के लिए उसको निर्मला भी मार दिया करती थी। जीवन मजे में व्यतीत हो रहा था। वाचक ने बहादुर की मां को एक पत्र लिख दिया था कि मेरे पास में बहादुर है और बहुत मजे में है और बहुत आराम से है। मैं पैसे भेज दिया करूंगा, उसको ले लीजिएगा। उस पत्र का कोई जवाब नहीं आया, इसलिए बहादुर को वाचक ने बोला कि जब तुम यहां से जाओ तो पैसों को साथ में लेते हुए जाना, अभी मेरे पास में ही जमा है। रविवार का एक दिन था जिस दिन निर्मला के कुछ रिश्तेदार निर्मला के घर में आते हैं और बातों की जलेबियां छन रही होती हैं। तभी रिश्तेदार की पत्नी कमरे में आती है और बेड के नीचे, चारपाई के नीचे कुछ देखने लग जाती है। वहां पर पड़े हुए कागजों को छानबीन करती है और छानबीन करने के बाद में वापस दूसरे कमरे में चली जाती है। वाचक देखता है और रिश्तेदार की पत्नी से पूछता है कि क्या हुआ। रिश्तेदार की पत्नी बोलती है कि कुछ नहीं हुआ। बहुत जोर देने पर वो बताती है कि मैंने यहाँ पर कुछ पैसे रखे हुए थे जो मुझे अब यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। जिस पर वाचक बोलता है कि एक बार आप ध्यान से देख लो, हो सकता है आपने ना रखे हो। लेकिन रिश्तेदार की पत्नी बोलती है कि नहीं, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने पैसों को यहीं पे रखे हुए थे। रिश्तेदार की पत्नी बोलती है कि एक बार आप उससे पूछ लो, वो भी एक बार यहाँ पे आया था, हो सकता है उसने लिया हो। वाचक बोलता है कि नहीं, मैं इसे जानता हूं, ये ऐसा नहीं है और ये तो खुद ही निर्मला के पैसे अगर इधर उधर कहीं गिरे हुए होते हैं तो खुद उठाकर दे देता है। इस पर रिश्तेदार की पत्नी बोलती है कि यू डू नॉट नो, दीज पीपल्स आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। इसके बाद वाचक बताता है कि मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मैं बहादुर को तेजी से यहाँ बुलाता हूँ। बहादुर दूर दूर बैठा आटा गूंद रहा होता है। बहादुर को मैं यहाँ पर बुलाता हूँ, बहादुर से पूछता हूँ कि बहादुर तूने पैसे देखे यहाँ पर। बहादुर उस पर मना कर देता है कि नहीं, मैंने पैसे नहीं देखे। बहादुर से दोबारा पूछा जाता है। रिश्तेदार की पत्नी भी बहादुर से पूछती है कि बहादुर तूने यहाँ पर पैसे देखे, क्या तूने चुराए। बहादुर मना कर देता है। इसके बाद रिश्तेदार साहब भी आते हैं और बहादुर से पूछते हैं। इस पर मुझे बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है और मैं बहादुर के एक जोरदार तमाचा मार देता हूँ। बहादुर जमीन पर गिर जाता है और बहादुर की आंखों से आंसू आ जाते हैं। बहादुर से पूछा जाता है कि बहादुर सच सच बताओ, तुमने यहाँ से पैसे उठाए हैं। बहादुर रोता है और मना कर देता है कि मैंने पैसे नहीं उठाए। बहादुर का मुंह काला हो जाता है, लेकिन बहादुर साहब मना कर देता है। इसके बाद रिश्तेदार के पति बहादुर को पकड़ते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूं लोगों की अक्ल कैसे ठिकाने लगानी है, मैं इसको पुलिस में देके आ जाता हूं। वो बहादुर का हाथ पकड़ता है और दरवाजे की तरफ खींच के लेके जाता है। दरवाजे के बाहर पहुंचकर दरवाजे से थोड़ा पहले वो बहादुर को रोकता है और बहादुर से पूछता है कि देखो, मैं तुम्हें 2 रुपए इनाम भी दूंगा और चीज भी दूंगा अगर तुम सच सच बता दोगे कि पैसे तुमने लिए हैं। बहादुर इस पर मना कर देता है कि नहीं, मैंने पैसे नहीं लिए हैं। रिश्तेदार 2 से 3 बार इस तरीके की चीजों को करता है, उसके बाद वो थक जाता है। रिश्तेदार की पत्नी बोलती है कि रहने दो, ये लोग बंदरों से कम थोड़ी ना होते हैं, कहीं जाकर इसने छुपा दिए होंगे या जमीन में गाड़ दिए होंगे। नुकसान होना था सो हो गया। रास्ते में मुझे कुछ मिला नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ रुपए बच्चों के हाथों में दे दूंगी और कुछ रुपए की मिठाई ले लूंगी और कुछ बचे हुए पैसों से मैं वापस घर चली जाऊंगी। नुकसान होना था सो हो गया, अब तो मेरे पास में घर जाने के लिए भी पैसे नहीं है। इसके बाद वहां पर निर्मला भी आती है और निर्मला भी उसके 3 से 4 थप्पड़ जड़ देती है। मामला खत्म हो जाता है, रिश्तेदार घर चले जाते हैं। इसके बाद वाचक दफ्तर से एक दिन अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि निर्मला सामने बैठी हुई होती है और उसका हाथ उसके सर पर होता है। वाचक पूछता है कि क्या हुआ। निर्मला बोलती है कि बहादुर भाग गया, आज तो कुछ ऐसा हुआ भी नहीं था, सुबह से माजी माजी कह रहा था और अपना काम को आराम से कर रहा था। दोपहर में खाना खाने के बाद में वो सिलबट्टे को उठाकर रख रहा था, जिससे सिलबट्टा उसके हाथ से गिर गया और सिलबट्टे के 2 टुकड़े हो गए।
निर्मला कहती है भला मैं इतनी छोटी चीज के लिए उसको मारती। वाचक पूछता है कि क्या बहादुर कुछ लेके गया? निर्मला बोलती है कि अगर कुछ लेके जाता तो भी सीने में संतोष होता, वो कुछ भी लेके नहीं गया है। वो पूछता है कि उस 11 रुपए का क्या हुआ? वो कहती है कि वो तो एक स्वांग था जो उन लोगों ने रचा था और वो हर बार ऐसा ही करते हैं, उनको कुछ बच्चों को देना वेना होता नहीं है और इसलिए वो हर बार ऐसा ही करते हैं। कभी उनके पैसे घर पे छूट जाते हैं, कभी रिक्शे में छूट जाते हैं और इस बार उन्होंने इस प्रकार का स्वांग रचा। वाचक कमरे के अंदर जाता है और देखता है कि वहां पर उसके कपड़े टंगे हुए होते हैं, उसकी एक निक्कर टंगी हुई होती है और उस निक्कर के अंदर उसके वही सामान पड़े हुए होते हैं, कागज की नाव, पत्थर के कुछ टुकड़े, कुछ गोलियां, ब्लेड और पुरानी ताश की गड्डियां पड़ी हुई होती है। बहादुर अपना कुछ भी नहीं लेके गया हुआ होता है। किशोर भी उसको पूरे गांव में ढूंढ के आ चुका होता है। किशोर बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है और किशोर बोलता है कि अगर मुझे वो दोबारा मिल गया तो अब मैं उसको जाने नहीं दूंगा और प्यार से रखूंगा। लेकिन बहादुर वहां पर नहीं मिलता है, बहादुर जा चुका होता है। कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बहादुर शायद अपने गांव भाग गया हो वापस, क्योंकि जब उसकी माँ उसको पहले पीटती थी तो शायद वो सोचता था कि मेरी ही माँ है जो मुझे बात बात पर पीटती है या गलतियों पर पीटती है। अब बहादुर दूसरे के घर में जाके देख चुका होता है कि वहां पर भी उसकी बहुत ज्यादा पिटाई हो रही होती है, जितनी उसकी माँ उसकी नहीं कर रही होती है। तो शायद बहादुर वापस भाग चुका होता है।